नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हर रात जिंदा हो जाती हैं राज, खौफ और रोमांच से भरी कहानियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस शाम मैं अपने छोटे से कमरे में खामोशी से बैठा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कोलकाता की तंग गलियों में दिन भर का शोर धीरे धीरे खत्म हो चुका था। शहर जैसे थक कर सो गया था, लेकिन मेरा जहन बिल्कुल बेचैन था। काफी दिनों से कोई दिलचस्प केस सामने नहीं आया था और सच कहूं, बिना किसी राज के मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। मेरी पत्नी सत्यवती अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थीं, तुम्हें सुकून से बैठना आता ही नहीं। और शायद वो सही कहती थीं। एक सुलझा हुआ मिस्ट्री मुझे कुछ दिन का चैन देता, लेकिन फिर वही बेचैनी वापस लौट आती। उसी शाम अचानक सत्यवती कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्का सा हैरानी भरा एक्सप्रेशन था। उसने कहा, एक साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने सोचा कोई आम सा मसला होगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी कमरे में दाखिल हुआ, मेरी नज़र उस पर टिक गई। लंबा कद, मजबूत जिस्म, महंगे और नफीस कपड़े। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों के अंदर गहरी बेचैनी छुपी हुई थी। वो बैठते ही बोला, ब्योमकेश बाबू, आप ही हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, मेरा नाम देवदत्त है और मैं एक बड़ी हवेली में रहता हूं, जिसे लोग मौग्न मोयनक भवन के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही मैं हल्का सा चौंक गया। मौग्न मोयनक भवन, ये नाम मैंने पहले भी अखबारों और शहर की महफिलों में सुना था। एक शानदार हवेली जहां अमीर ताजिर, बड़े अफसर और असरो रसूख वाले लोग अक्सर मेहमान बनते थे। देवदत्त कुछ लम्हों तक चुप रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, ब्योमकेश बाबू, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। कमरे की हवा अचानक भारी सी लगने लगी। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे घर में अजीब वाकयात हो रहे हैं और अब मुझे डर है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। परेशानी की लकीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। मैंने पूछा, जरा तफसील से बताइए। उसने गहरी सांस ली। मौग्न मोयनक भवन मेरी मां का पुश्तैनी घर है। मेरे वालिद की मौत के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। घर बहुत बड़ा है, नौकर चाकर की कमी नहीं। हमारे घर में मेरी मां, मेरी बीवी मृणालिनी और मेरे छोटे भाई बहन रहते हैं। मेहमान और रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं। वो एक पल के लिए रुक गया और पिछले महीने से घर का सुकून जैसे खत्म हो गया है। मेरी तवज्जो और तेज हो गई। एक नौकर अचानक मर गया। सबने कहा हार्ट अटैक था, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जो डर देखा, वो किसी बीमारी का नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 दिन पहले एक दूर का रिश्तेदार, जो कुछ दिन के लिए मेहमान था, अपने कमरे में मुर्दा मिला। इस बार भी सबने इसे नेचुरल डेथ कहा। देवदत्त की आवाज हल्का सा कांप गई, लेकिन मुझे यकीन है ये नॉर्मल मौत नहीं थी। मेरा जहन अब पूरी तरह जाग चुका था। मैंने धीरे से पूछा, आपको क्यों लगता है कि ये कत्ल है? देवदत्त सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि दोनों मर्तबा मैं पास ही मौजूद था। उनकी आंखों में जो खौफ था, वो मौत का नहीं, बल्कि किसी अनजाने डर का था। फिर उसने धीमी आवाज में एक और बात कही, और सबसे अजीब बात, दोनों मौतें हमारे घर के सबसे शानदार कमरे, सुनहरी कक्ष में हुई। मैंने हैरानी से दोबारा पूछा, सुनहरी कक्ष? देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, हमारी हवेली का सबसे आलीशान कमरा, दीवारों पर सोने की नक्काशी, संगे मरमर का फर्श, बड़े झूमर, महंगे पर्दे। वही कमरा जहां हम अपने खास मेहमानों को ठहराते हैं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन अब वो कमरा एक राज बन चुका है। मैं खामोशी से सुनता रहा। देवदत्त ने बेचैनी से कहा, पुलिस को बताने का सोचा था, लेकिन खानदान की इज्जत। फिर उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है। कमरे की हवा ठंडी हो चुकी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक केस नहीं,
बल्कि खौफ का दरवाज़ा खुलने वाला था। देवदत्त की आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसकी मदद जरूर कर सकता हूं। मैंने नरमी से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आपके भवन आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझसे कोई बात छुपाई नहीं जाएगी, चाहे वो घर के अंदर की हो या बाहर की। देवदत्त ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उनके जाने के बाद मैं देर तक खामोश बैठा रहा। ब्योमकेश बख्शी की जिंदगी अक्सर ऐसे ही राजों में उलझी रहती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि दौलत, ताकत और असर और रसूख से जुड़ा हुआ मामला लग रहा था। और जब जुर्म, पावर और पैसों के साथ मिल जाए, तो सच तक पहुंचना और भी खतरनाक हो जाता है। अगली सुबह मैं अजित के साथ मुग्न मोयनक भवन पहुंचा। अजित हमेशा की तरह एक्साइटेड था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी भी थी। जैसे ही हमारी गाड़ी हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी, मैं एक पल के लिए रुक गया। सामने खड़ी इमारत वाकई किसी महल से कम नहीं थी। बुलंद सुतून, चौड़े बरामदे, रंगीन शीशों वाली खिड़कियां और दरवाजों पर भारी नक्काशी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये खामोश सल्तनत का एहसास देता था। हम अंदर दाखिल हुए। नौकर झुककर सलाम करते हुए हमें ड्राइंग रूम तक ले गए। अंदर की सजावट देखकर अजित धीरे से मेरे कान के पास बोला, बाप रे, इतना शानो शौकत तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अजित, याद रखना, जितना ज्यादा चमकता पर्दा होता है, उसके पीछे उतना ही गहरा अंधेरा छुपा होता है। कुछ देर बाद देवदत्त वापस आए। उनके साथ उनकी पत्नी मृणालिनी भी थीं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुईं, माहौल बदल गया। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्होंने तहजीब से कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है ब्योमकेश बाबू, उम्मीद है आप सच सामने लाएंगे। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता मिसेस मृणालिनी, चाहे वो कितनी ही गहराई में दबा हो। फिर हमें ले जाया गया सुनहरी कक्ष की तरफ। जैसे ही दरवाजा खुला, आंखें एक पल के लिए चमक से भर गईं। सोने की जड़ाई, महंगे कारपेट्स, बड़े झूमर और दीवारों पर नफीस तस्वीरें। लेकिन कमरे में कदम रखते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे इस शान व शौकत के पीछे कोई अनजाना डर छुप कर बैठा हो। मैं हर कोने को गौर से देखने लगा। खिड़कियां बाग की तरफ खुलती थीं, दरवाजा भारी और मजबूत था। 2 बड़े पलंग और अलमारियां कमरे में मौजूद थीं। तभी मेरी नज़र फर्श के एक हिस्से पर जाकर रुक गई। वहां हल्की सी खरोच थी, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। मैंने तुरंत देवदत्त की तरफ देखा। क्या आपको पता है ये निशान किस वजह से है? वो कुछ लम्हे चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन यही जगह है जहां हमारे रिश्तेदार की लाश मिली थी। उस चमकते फर्श पर बनी वो खरोंच जैसे खामोशी में कोई कहानी सुना रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, इस हवेली में सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि राज की परतें भी मौजूद हैं, और अब उन परतों को हटाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अजित की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी क्यूरियोसिटी चमक रही थी, लेकिन मेरे दिल ने कह दिया था, ये खेल आसान नहीं होगा। यहाँ हर मुस्कुराता चेहरा शायद एक सच छुपा रहा है, और इस अंधेरे में मुझे कातिल की परछाई ढूंढनी थी। उस शाम मैंने खुद से वादा किया, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, मैं मुग्न मोयनक भवन के पीछे छुपे राज को बेनकाब करके रहूंगा, क्योंकि सच ही मेरा हथियार है, और झूठ चाहे कितना भी सजा दिया जाए, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। अगली सुबह हवेली का पहला तजुर्बा भी अजीब था। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला, लंबे गैलरी, ऊंची छतें, रंगीन झूमर और दीवारों पर लटकी भारी पेंटिंग्स आंखों को चौंका रही थीं। हर जगह दौलत चमक रही थी, लेकिन उस चमक के नीचे एक अनजाना खौफ महसूस हो रहा था। मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा।
पूरा खानदान वहां मौजूद था। देवदत्त की माँ, एक बुजुर्ग औरत, साड़ी में निहायत वकार के साथ बैठी थीं। चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखों में अब भी हुक्म चलाने वाली सख्ती मौजूद थी। ऐसा लगता था ये पूरा घर आज भी उनके इशारे पर चल रहा है। मृणालिनी खामोशी से वहीं बैठी थी और हवेली की हवा जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी मृणालिनी बाहर से बिल्कुल शांत और संभाली हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन गहराई में एक दबा हुआ टेंशन महसूस किया जा सकता था। देवदत्त का छोटा भाई सुधांशु भी वहीं मौजूद था, दुबला पतला जिस्म और आंखें बेचैन। उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही बनावटी लगी। टेबल पर और भी लोग थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ परमानेंट मेहमान। इतनी बड़ी हवेली में कौन मेहमान है और कौन घर का हिस्सा, ये समझना मुश्किल था। नाश्ता आम गुफ्तगू के साथ खत्म हुआ, लेकिन मेरी नज़र हर चेहरे को पड़ रही थी। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर हर आंख के पीछे एक अनजाना डर छुपा हुआ था, जैसे पूरा खानदान किसी सच से भाग रहा हो। नाश्ते के बाद देवदत्त मुझे हवेली के दूसरे हिस्सों की तरफ ले गया। उसने कहा, आपको पूरा घर देखना होगा, तभी समझ पाएंगे यहाँ क्या हो रहा है। हम लंबी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था, ज्यादा ठंडा, जरा भारी, जैसे दीवारों ने सालों से कोई राज अपने अंदर कैद कर रखा हो। देवदत्त रुककर बोला, पिछले महीने जो नौकर मरा था वो इसी फ्लोर पर रहता था। उसने एक कमरा खोला। दरवाजा खुलते ही हल्की सी बासी बदबू हवा में फैल गई। कमरा सादगी भरा था, लेकिन हवा अजीब तौर पर बोझल थी। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ नजर डाली। दीवार के कोने में धूल जम चुकी थी और कारपेट के एक हिस्से पर गहरा सा दाग नजर आया। मैं झुककर देखा, वो पुराना खून का निशान था। मैंने तुरंत पूछा, क्या इस कमरे की इन्वेस्टिगेशन हुई थी? देवदत्त ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, सबने मान लिया था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस को बुलाना ठीक नहीं समझा गया। उस पल मेरे जहन में एक बात साफ हो गई। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि मामले को जानबूझकर दबाया गया था। हम वापस नीचे आए तो अजित ड्राइंग रूम में कुछ नौकरों से बात कर रहा था। वो मेरे पास आकर धीरे से बोला, नौकर बहुत डरे हुए हैं, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबका कहना है हवेली में कुछ बुरा हो रहा है। मैंने उनकी आंखों में वही खौफ देखा जो पहली बार देवदत्त के चेहरे पर नजर आया था। ये डर अंधविश्वास का नहीं था, इसमें सच की बू थी। दोपहर के वक्त मैं अकेला दोबारा सुनहरी कक्ष में गया। दरवाजा अंदर से बंद करके मैं धीरे धीरे हर चीज का जायजा लेने लगा। दीवारों पर बनी नक्काशी, तस्वीरें, हर पैटर्न को गौर से देखा। शायद कहीं कोई सीक्रेट पैसेज हो। मेरी नज़र फिर फर्श की उन्हीं खरोचों पर जाकर रुक गई। इस बार मैंने और ध्यान से देखा। लग रहा था जैसे कोई भारी अलमारी घसीटी गई हो। मैं अलमारी के पास गया और पीछे से हल्की सी थप-थप की, थक थक। आवाज खोखली थी, यानी दीवार के पीछे कोई छुपा हुआ हिस्सा जरूर था, लेकिन उसे खोलने का तरीका तुरंत समझ नहीं आया। मैंने फैसला किया, अभी इस बात को राज ही रहने दिया जाए और रात को वापस आकर दोबारा जांच की जाएगी। शाम होते ही हवेली का माहौल बदलने लगा। किसी ने बताया, आज रात एक छोटी सी दावत रखी गई है। मैं समझ गया, ऐसे मौकों पर लोग अपना असली चेहरा छुपा नहीं पाते। रात हुई और हवेली रोशनी से जगमग उठी। बड़े झूमर चमक उठे, नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे, मेहमान रंगीन लिबास में हंसते बोलते अंदर आ रहे थे। बाहर बाग में हल्की म्यूजिक की धुन गूंज रही थी। सब कुछ शानदार था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, घर के लोग। मृणालिनी हर मेहमान से मुस्कुराकर मिल रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया उनकी नज़र बार बार सुधांशु पर जाकर रुक जाती थी, जैसे वो उसके लिए परेशान हो। सुधांशु बार बार शराब का ग्लास उठाता, फिर अचानक जैसे किसी अनजाने खौफ से रुक जाता। देवदत्त बीच बीच में मेरे पास आकर पूछता रहा, ब्योमकेश बाबू, आपको क्या लगता है, क्या ये सब मेरा वहम है या सच में कुछ गलत हो रहा है? मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, वहम और सच के दरमियान एक बहुत पतली लकीर होती है और मुझे लगता है हम उसके बिल्कुल करीब है। रात गहरी होती गई, दावत अपने उरूज पर थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक तेज चीख गूंजी। पूरा भवन एक पल में खामोश हो गया। म्यूजिक रुक गया,
हंसी जम गई, चेहरों पर खौफ फैल गया। चीख सुनते ही सब लोग सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े और मैं सबसे आगे था। जब हम सुनहरी कक्ष के पास पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। कमरे के बीचों बीच सुधांशु जमीन पर गिरा पड़ा था। चेहरा जर्द, आंखें पूरी तरह खुली हुई, होठों पर सफेद झाग, और उसके पास एक टूटा हुआ ग्लास पड़ा था। देवदत्त जोर से चीखा, सुधांशु! वो दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन मैं तुरंत झुककर उसकी नब्ज चेक करने लगा। नब्ज रुक चुकी थी। सुधांशु मर चुका था। एक ही पल में पूरा कमरा अफरा तफरी से भर गया। मृणालिनी जोर जोर से रो पड़ी। मेहमान घबराकर आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन मेरी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर थी, कमरे की हवा। वही ठंडक, वही दबा हुआ खौफ जो पहले भी महसूस हुआ था। मैंने जमीन पर पड़े ग्लास को उठाया। अंदर थोड़ा सा लिक्विड बाकी था। जैसे ही मैंने उसकी स्मेल ली, एक तेज कड़वी सी बू महसूस हुई। जहर। मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, यह नेचुरल डेथ नहीं है, ये कत्ल है। देवदत्त ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। लेकिन इतने लोगों के बीच ये कैसे हो सकता है? मैंने कमरे के दरवाजे और खिड़कियों का जायजा लिया। सब अंदर से बंद थे, यानी ये एक बंद कमरे की हत्या थी। अब बात बिल्कुल साफ थी। मोग्न मोयनक भवन का राज और गहरा हो चुका था, और इस बार शिकार घर का अपना ही फर्द था। उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया, अब यह मामला सिर्फ खानदान की इज्जत का नहीं रहा, अब सच सामने लाना जरूरी था, क्योंकि कातिल इसी हवेली की दीवारों के अंदर मौजूद था, और जब तक वो बेनकाब ना हो, यहां कोई महफूज नहीं था। सुधांशु की मौत ने पूरी हवेली हिला दी। जो दावत कुछ देर पहले हंसी और म्यूजिक से गूंज रही थी, अब मौत जैसा सन्नाटा बन चुकी थी। मेहमान एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। कोई दरवाजे की तरफ भाग रहा था, कोई कोने में खड़ा कांप रहा था। नौकर घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे थे, और इस सब के बीच मैं सुधांशु की लाश को गौर से देख रहा था। मैंने अजित को इशारा किया। वो तुरंत मेरे पास आया। मैंने धीरे से कहा, किसी को भी कमरे से बाहर मत जाने देना। अजित ने बिना सवाल किए दरवाजे पर जगह ले ली। उसके चेहरे पर शौक था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। देवदत्त अपने भाई को हिला रहा था, जैसे उम्मीद हो कि वो दोबारा आंखें खोल देगा। उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही बेबस गुस्सा। मृणालिनी लगभग बेहोश होने वाली थी। नौकर उन्हें बाहर ले जाने लगे, लेकिन मैंने सख्त आवाज में रोक दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा। जब तक मैं न कहूं सब यहीं रहेंगे। कमरे का टेंशन अब सांस लेना मुश्किल कर रहा था। मैंने सुधांशु का ग्लास उठाया। ग्लास का किनारा टूटा हुआ था और अंदर थोड़ा लिक्विड अब भी मौजूद था। मैंने दोबारा स्मेल ली, तेज जहरीली महक। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, सुनिए सब लोग, ये मौत नहीं, कत्ल है, और कातिल इसी कमरे में मौजूद है। मेरे अल्फाज सुनते ही लोगों की सांसें तेज हो गईं। कोई हाँफने लगा, कोई धीरे से दुआ पढ़ने लगा, लेकिन कोई हिला नहीं। मैंने तुरंत कुछ बातें नोट की। पहली, सुधांशु ने शराब पी थी। दूसरी, ग्लास उसके अपने हाथ में था। तीसरी, दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थीं, यानी जहर सीधा उसके ग्लास में मिलाया गया था। मैंने टेबल पर रखी बोतलें चेक की। एक बोतल में शराब बाकी थी। मैंने कॉर्क खोला, स्मेल ली, बिल्कुल नॉर्मल, यानी जहर बोतल में नहीं था। किसी ने मौका देखकर सीधा सुधांशु के ग्लास में जहर मिला दिया था। अब असली सवाल था, वो कौन था? मैंने धीरे से पूछा। जब सुधांशु ने ग्लास उठाया, उसके सबसे करीब कौन था? कुछ मेहमान बोले उन्होंने उसे खुद ग्लास उठाते देखा था। किसी ने कहा शायद उसने टेबल से लिया था, लेकिन ग्लास किसने रखा था, ये किसी को याद नहीं था। मैं एक एक चेहरा देखने लगा। डर, शक और छिपी हुई घबराहट। हर आंख कुछ कह रही थी, और मुझे महसूस हो रहा था, कातिल अभी भी हमारे बीच खड़ा है। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उन सब के दरमियान एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी।
जैसे सुधांशु की मौत ने उस पर कोई असर ही ना डाला हो। मैंने बिना जाहिर किए उस चेहरे को अपने जहन में महफूज कर लिया। देवदत्त मेरी तरफ मुड़कर ऑलमोस्ट टूट चुकी आवाज में बोला, ब्योमकेश बाबू, कुछ कीजिए। ये सब मेरी समझ से बाहर है। अगर सच सामने ना आया तो लोग इस हवेली को श्रापित कहने लगेंगे। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, देवदत्त बाबू, श्राप नाम की कोई चीज नहीं होती। सच हमेशा इंसान पैदा करता है और इंसान ही उसे छुपाता है। कातिल हमारे बीच ही है, हमें सिर्फ सब्र रखना होगा। उस रात मैंने फैसला किया कि लाश को वहीं रहने दिया जाए जब तक पूरी जांच न हो जाए। मैंने खिड़कियों और दरवाजों पर अपनी सील लगा दी ताकि कोई सबूत से छेड़छाड़ न कर सके। सुबह होते ही मैंने अजीत को शहर भेजा। उसने मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर घोषल को बुलाया। कुछ ही देर में डॉक्टर हवेली पहुंच गए। उन्होंने सुधांशु के जिस्म का गौर से मुआयना किया, फिर सीधा कहा, ये मौत जहर से हुई है। उनके मुताबिक जहर बहुत तेज असर करने वाला था, शायद स्ट्राइकनीन या कोई और इंस्टेंट पॉइजन। मैंने पूछा, क्या ये सिर्फ खाने या पीने से ही असर करता है? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ, और बहुत जल्दी असर करता है। जहर शराब के ग्लास में मिलाया गया होगा। अब तस्वीर और साफ हो चुकी थी। मैंने पूरे खानदान को ड्राइंग रूम में जमा किया। सब थके हुए, डरे हुए और टूट चुके लग रहे थे। मैंने सीधा कहा, अब ये राज छुपाया नहीं जा सकता। पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने कुछ देखा या महसूस किया? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई बोलने को तैयार नहीं था। तभी मृणालिनी ने धीमी आवाज में कहा, कल रात सुधांशु ग्लास उठाते वक्त एक पल के लिए रुक गया था, जैसे उसे स्मेल अजीब लगी हो। लेकिन फिर हंसकर कह दिया, शायद असली शराब का टेस्ट ही ऐसा होता है। मेरी आंखें तेज हो गईं। यानी सुधांशु को शक हुआ था, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप में से किसी ने उस ग्लास को छुआ था? देवदत्त तुरंत बोला, नहीं, वो खुद ही उठाया था। लेकिन उस वक्त मैंने एक और चीज नोटिस की। देवदत्त की मां का चेहरा अचानक सख्त हो गया था, जैसे कोई गहरी फिक्र उनके अंदर जाग उठी हो। उस दिन मैंने फैसला किया, सुनहरी कक्ष की दोबारा गहरी तलाशी ली जाएगी। अजीत की मदद से हमने अलमारी को खिसकाया और सच में पीछे एक छोटा सा खोखला हिस्सा मिला, लेकिन अंदर सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे, कोई सबूत नहीं। मगर तब मेरी नजर फर्श पर पड़ी। एक जगह बहुत हल्की सी दरार थी, जैसे नीचे कोई छुपा हुआ तहखाना हो। मैंने फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताई। रात होने पर जब हवेली खामोशी में डूब गई, मैं चुपके से दोबारा सुनहरी कक्ष में लौट आया। दिए की हल्की रोशनी में मैंने फर्श पर हाथ रखा। दरार बिल्कुल असली लग रही थी। ये किसी सीक्रेट रास्ते का इशारा था। मैंने तय किया, सुबह की रोशनी में इसे खोलने की कोशिश करूंगा। तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। मैं तुरंत पलटा। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। कोई मुझे चुपचाप देख रहा था और अगले ही पल वो भाग गया। मैं दौड़कर बाहर निकला, लेकिन गैलरी खाली थी, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका बाकी था। उस लम्हे मुझे समझ आ गया, कोई नहीं चाहता था कि मैं इस कमरे का सच जान पाऊं, और इसका मतलब सिर्फ एक था, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर था। उस रात आंखें बंद करते हुए मैंने खुद से कहा, कातिल इसी घर में है और बहुत जल्द उसका चेहरा सामने होगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। कल रात की वो परछाई अब भी मेरे जहन में घूम रही थी। अब बात साफ थी, कातिल सिर्फ हवेली के अंदर ही नहीं, बल्कि ये भी जानता था कि मैं उसके करीब पहुंच चुका हूं। नाश्ते के वक्त मैंने फैमिली के सामने खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर शिकार और शिकारी का खेल शुरू हो चुका था। सुबह का वक्त था। हवेली के डाइनिंग हॉल में हल्की सी रोशनी फैल रही थी, लेकिन माहौल अब भी बोझल था। लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, मगर हर चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सुधांशु की मौत के बाद से पूरी हवेली जैसे खामोश सोग में डूबी हुई थी। मृणालिनी की आंखें अब तक सूजी हुई थीं। देवदत्त बेचैनी से कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाता रहता, और उसकी मां चुपचाप सबको देख रही थीं।
उनकी आंखों में एक अजीब सी सोच, जैसे वो कुछ जानती हों मगर कहना नहीं चाहती हों। नाश्ता खत्म होते ही मैंने अजित को इशारा किया और हम सीधा सुनहरी कक्ष की तरफ बढ़ गए। दिन की रोशनी अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। मैं सीधा उस जगह गया जहां कल रात फ्लोर में हल्की सी दरार देखी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अजित, मुझे यकीन है यहां नीचे कुछ छुपा हुआ है, हमें इसे खोलना होगा। हम दोनों ने मिलकर फ्लोर की स्लैब को हिलाने की कोशिश की। पहले वो जरा भी नहीं हिली, जैसे सालों से अपनी जगह जम चुकी हो। फिर अचानक एक भारी सी आवाज हुई और स्लैब धीरे धीरे उठ गई। नीचे सिर्फ अंधेरा था, एक तंग सी सीढ़ी जो सीधा तहखाने की तरफ जा रही थी। अजित ने फुसफुसाकर कहा, ब्योमकेश, ये तो सच में सीक्रेट रास्ता है, शायद कातिल इसी रास्ते से आता जाता था। मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, सिर्फ शायद नहीं अजित, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए कमरा हमेशा अंदर से बंद मिलता था। कातिल दरवाजे या खिड़की से नहीं, इसी तहखाने से घुसता था। हम एहतियात से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां तंग थीं, धूल से भरी हुई। हर कदम पर मिट्टी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। नीचे पहुंचते ही एक लंबा सुनसान कॉरिडोर सामने था। हवा भारी और बासी थी। दीवारों पर नमी जम चुकी थी। जगह देखकर लगता था जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया, लेकिन जमीन पर बने ताजे पैरों के निशान कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। कोई हाल ही में यहां से गुजरा था। कॉरिडोर आगे जाकर दो हिस्सों में बट गया। एक रास्ता शायद बाहर बागीचे की तरफ जा रहा था और दूसरा हवेली के पिछले हिस्से की तरफ। हमने पहला रास्ता चुना। कुछ दूर चलने के बाद एक लोहे का दरवाजा मिला। वो अंदर से बंद था, लेकिन मैंने तुरंत नोटिस किया, ताले पर धूल नहीं थी, यानी ये रास्ता अभी हाल ही में इस्तेमाल हुआ था। मैंने अजित से कहा, यहीं से कातिल बाहर गया होगा और फिर वापस आया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। दूसरे रास्ते पर जाकर पता चला वो सीधा हवेली के रसोई घर के पास खुलता था। अब सब कुछ साफ था। कातिल हवेली में कहीं से भी आ जा सकता था, बिना किसी को पता चले। मैंने हर जगह का गौर से जायजा लिया। फिर हम वापस ऊपर आ गए। स्लैब को दोबारा ढक दिया ताकि किसी को शक न हो कि मैं हवेली का सबसे बड़ा राज जान चुका हूं। दोपहर को जब मैं बैठक में पहुंचा तो फैमिली के कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मुझे देखते ही सब खामोश हो गए। मैंने सीधा कहा, आज मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं, मामला बहुत गहरा हो चुका है। इतना सुनते ही देवदत्त की मां घबरा कर बोली, नहीं, पुलिस आएगी तो हमारी बदनामी होगी, लोग कहेंगे हमारे घर पर कोई बदरूह का साया है। मैंने पुरसुकून लेकिन सख्त लहजे में कहा, मां जी, सच से भागने से कातिल और हिम्मतवर हो जाता है। 2 जान जा चुकी हैं, अगली बार किसकी बारी होगी कोई नहीं जानता। मेरे अल्फाज कमरे में गूंज गए। सब चुप हो गए। आखिर देवदत्त ने धीरे से कहा, ठीक है, पुलिस को बुला लीजिए, बस हमारी इज्जत का ख्याल रखिए। मैंने सर हिलाकर वादा किया, सच सामने आएगा, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगेगा। शाम ढल रही थी। मैं बागीचे में टहल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। दूर परिंदों की आवाज माहौल को और सुनसान बना रही थी। तभी मृणालिनी मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश बाबू, मुझे आपसे एक बात कहनी है, मगर वादा कीजिए ये सिर्फ हमारे बीच रहेगी। मैंने कहा, अगर बात सच से जुड़ी है तो मैं वादा करता हूं। उन्होंने गहरी सांस ली। सुधांशु कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। रात रात भर जागता, किसी से छुपकर बातें करता और अक्सर डरा हुआ लगता था। मुझे लगता है वो किसी के दबाव में था। मैंने तुरंत पूछा, किसी का अंदाजा? उन्होंने सर हिला दिया, नहीं, लेकिन एक रात मैंने उसे तहखाने की तरफ जाते देखा था। जब मैंने पूछा तो उसने। उनकी बात अधूरी रह गई और मेरे जहन में एक नया डर जन्म ले चुका था। अब राज और गहरा हो चुका था और कातिल शायद हम सबसे ज्यादा करीब था। मृणालिनी की बात सुनते ही मेरे जहन में एक नई कड़ी जुड़ गई। उन्होंने कहा था, सुधांशु ने उस रात बस इतना कहा था, मैं सिर्फ थोड़ा सा टहलने जा रहा हूं। उस वक्त शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था। यानी
सुधांशु उस गुप्त रास्ते के बारे में जानता था और मुमकिन था उसकी मौत का राज भी उसी तहखाने से जुड़ा हो। रात होते ही हवेली का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। पुलिस हवेली पहुंच चुकी थी। सुधांशु का जिस्म पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर घोषाल ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, ब्योमकेश बाबू, ये केस काफी पेचीदा लग रहा है, हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, आप फिक्र न करें, लेकिन याद रखिए, कातिल बहुत चालाक है, उसे पकड़ने के लिए सब्र से काम लेना होगा। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं देर तक अपने कमरे में जागता रहा। हवेली के लंबे सुनसान कॉरिडोर से कभी-कभी हल्की सी आहट सुनाई देती, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बगीचे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो कुछ पल बिल्कुल बेहरकत रही, फिर धीरे धीरे चलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। उस लम्हे मुझे समझ आ गया, ये खेल अभी शुरू हुआ है और कातिल मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। खिड़की पर देखी हुई उस परछाई ने मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा कर दिया। आधी रात को बगीचे में कौन घूम रहा था? अगर कोई नौकर होता तो इतनी चुपके क्यों चलता? और अगर घर का कोई फर्द था तो वो अंधेरे का सहारा लेकर किससे मिलने गया था? सुबह होते ही मैंने अजीत को बुलाया। अजीत, मैंने कहा, आज हमें हवेली के हर शख्स पर नजर रखनी होगी, मेहमान हो या नौकर, कोई भी। मुझे लगता है कातिल जल्दी ही अगली चाल चलेगा। अजीत ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसका जज्बा अब भी वैसे ही था। उसने कहा, ब्योमकेश, ये केस पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे लगता है कातिल खुद ही हमारे जाल में फंसने वाला है। मैंने गहरी नजर से उसे देखा। इंटरेस्टिंग जरूर है अजीत, लेकिन याद रखो, अब ये खेल जिंदगी और मौत का है। नाश्ते के वक्त मैंने सबको गौर से ऑब्जर्व किया। देवदत्त की मां चुपचाप खाना खा रही थी। उनकी आंखों में दबा हुआ कोई गहरा राज था। मृणालिनी बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी मैंने अचानक पूछा, देवदत्त बाबू, क्या इस हवेली में कोई पुराना नौकर है जो कई सालों से यहां हो? देवदत्त ने सोचकर जवाब दिया, हां, बिरजू। मेरे पिता के जमाने से यहां काम कर रहा है। उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन अब भी घर संभालता है। मैंने तुरंत कहा, मुझे उससे मिलना है। कुछ देर बाद बिरजू को मेरे सामने लाया गया। दुबला पतला जिस्म, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखों में सालों का तजुर्बा, साथ ही डर। मैंने नरमी से पूछा, बिरजू, तुम इतने सालों से इस हवेली में हो, तुम्हें क्या लगता है यहां जो हो रहा है उसका सबब क्या है? बिरजू का गला हल्का सा कांप गया। बाबूजी, ये हवेली बहुत पुरानी है, इसमें कई राज छुपे हुए हैं। पुराने जमाने में तहखानों में खजाना छुपाया गया था। लोग कहते थे वहां अशुद्ध ताकतें रहती हैं। मैंने फौरन पूछा, कैसी आवाजें? बिरजू धीरे बोला, जैसे लोहे की जंजीर घसीटी जा रही हो या कोई भारी चीज जमीन पर खींच रहा हो। मेरी आंखें तेजी से चमक उठी। यही आवाज मैंने भी महसूस की थी, यानी बिरजू झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने सख्ती से कहा, बिरजू, यहां कोई बदरूह नहीं है, सब कुछ इंसान का किया हुआ है। अगर तुम सच जानते हो तो बताओ। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, मैंने कई बार रात को किसी को चुपके से तहखाने की तरफ जाते देखा है, लेकिन कभी चेहरा नहीं देख पाया, डर के मारे पीछा नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत अहम बात थी। अब मेरे शक सही सिमत में बढ़ रहे थे। दोपहर को मैंने इंस्पेक्टर घोषाल से मुलाकात की। मैंने सीधा कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमें तहखाने पर नजर रखनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कातिल वहीं से आता जाता है। उन्होंने सोचकर पूछा, लेकिन अगर रास्ता मिल भी गया तो सबूत कैसे मिलेगा? उनका सवाल ठीक था, और अब कातिल को पकड़ने के लिए एक और खतरनाक चाल चलनी जरूरी थी। मैंने इंस्पेक्टर घोषाल की तरफ देखकर धीरे से जवाब दिया, जब तक कातिल दोबारा चाल नहीं चलेगा, हमें सीधा सबूत नहीं मिलेगा, और अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें इंतजार करना होगा।
शाम तक हवेली का माहौल बदल चुका था। कुछ मेहमान डर के मारे हवेली छोड़कर जा चुके थे। जो बचे थे उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मैं हर शख्स को गौर से देख रहा था। मृणालिनी बार बार तन्हा जगह पर जाती, फिर चुपचाप वापस आ जाती। देवदत्त बेचैनी में लगातार टहलता रहता और उसकी मां अब भी खामोश थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो मगर कहना नहीं चाहती। रात होने पर मैंने अजीत के साथ एक प्लान बनाया। मैंने धीमी आवाज में कहा, आज रात हम सुनहरी कक्ष में छिपेंगे। अगर कातिल दोबारा आया तो इस बार वो बच नहीं पाएगा। हम दोनों ने कमरे के दिए बुझा दिए। अंधेरा पूरे कमरे पर छा गया। हम पर्दे के पीछे छुप कर खड़े हो गए। हवेली में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से चलती ठंडी हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर आधी रात के बाद अचानक फ्लोर की स्लैब धीरे से हिलने लगी। गुप्त रास्ता खुल रहा था। मैंने और अजीत ने सांस रोक ली। अंधेरे से एक काली परछाई उभर कर ऊपर आई। उसके हाथ में एक बोतल थी। वो सीधा मेज की तरफ बढ़ा और ग्लास में कुछ मिलाने ही वाला था। तभी मैंने अचानक छलांग लगाई। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो बुरी तरह घबरा गया, छूटकर भागने की कोशिश करने लगा। अजीत भी तुरंत दौड़ा। हम दोनों ने मिलकर उसे दबा लिया। जब दिया जलाया गया तो हमारे सामने खड़ा था हवेली का नौकर माधव। शोर सुनकर देवदत्त और घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए आ गए। देवदत्त चीख उठा, माधव तुम! माधव का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो कांपते हुए बोला, मैं मजबूर था। मैंने सख्त लहजे में कहा, किसने मजबूर किया तुम्हें? सच बताओ, वरना अभी पुलिस के हवाले कर देता हूं। माधव चुप रहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। लेकिन एक बात साफ थी, वो किसी और का नाम लेने से डर रहा था। मैंने उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर घोषाल ने यकीन दिलाया कि सख्ती से पूछताछ होगी। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या माधव ही असली कातिल है या फिर वो सिर्फ किसी बड़े खेल का मोहरा है? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे महसूस हो रहा था असली चेहरा अभी सामने नहीं आया और मोंग मोयनक भवन का सुनहरी कक्ष अभी भी अपना राज छुपाए बैठा है। माधव की गिरफ्तारी ने पूरी हवेली को हिला दिया। नौकरों में खौफ फैल गया। परिवार के चेहरों पर हैरानी और डर दोनों साथ नजर आ रहे थे। लेकिन मेरे दिल को अब भी सुकून नहीं मिला। मुझे यकीन था असली डोर किसी और के हाथ में है। माधव सिर्फ आगे किया गया एक पॉन था। सुबह इंस्पेक्टर घोषाल मुझसे मिलने आए। उनके चेहरे पर थकान साफ थी। उन्होंने कहा, ब्योमकेश बाबू, माधव ने कबूल किया है, उसने ही शराब में जहर मिलाया था। मैंने फौरन पूछा, किसके कहने पर? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। यही मुश्किल है, वो नाम बताने से इनकार कर रहा है। कहता है अगर नाम लिया तो उसकी जान चली जाएगी। मैंने संजीदगी से कहा, इसका मतलब साफ है इंस्पेक्टर, जिसका वो नाम छुपा रहा है वो इसी हवेली के अंदर है और इतना ताकतवर है कि माधव सच बोलने से भी डर रहा है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो अब क्या करें? मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, माधव को अभी आज़ाद छोड़ दीजिए। वो हैरान रह गए, ये खतरनाक है। मैंने जवाब दिया, कभी कभी शिकारी को पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है। अगर माधव बाहर रहेगा तो असली कातिल उसे खत्म करने जरूर आएगा और वही हमारा मौका होगा। दोपहर को मेरी मुलाकात मृणालिनी से हुई। वो अब भी सदमे में थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश बाबू, मुझे पता है माधव दोषी है, लेकिन वो इतना बड़ा जुर्म अकेला नहीं कर सकता। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही डर हमें असली मुजरिम तक ले जाएगा। शाम ढल रही थी और हवेली पर अंधेरा दोबारा उतरने वाला था। मुझे महसूस हो रहा था अगली रात मोंग मोयनक भवन अपना सबसे खौफनाक सच सामने लाने वाली है। माधव की गिरफ्तारी के बाद हवेली का माहौल अजीब सी खामोशी में डूब गया था। जाहिर तौर पर सब लोग थोड़े मुतमईन नजर आ रहे थे, जैसे खतरा टल गया हो। लेकिन मैं जानता था ये सुकून असली नहीं था, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। रात होते ही मैंने अजीत को बुलाया। मैंने धीमी आवाज में कहा, आज रात हम एक और जाल बिछाएंगे। मुझे यकीन है
अगर कातिल को लगा कि माधव ने सच नहीं बताया तो वो उसे हमेशा के लिए चुप करने जरूर आएगा। हम दोनों ने तहखाने के रास्ते पर नजर रखने का फैसला किया। अंधेरा गहरा होता गया, हवा भारी थी। हवेली के पुराने कोनों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। हम अंधेरे में चुप कर बैठ गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। फिर आधी रात के करीब हमें हल्की सी पांव की आहट सुनाई दी। कोई दबे पांव चल रहा था। मैंने अजीत को इशारा किया। हम खामोशी से उस सिमत बढ़े। एक परछाई धीरे धीरे तहखाने के रास्ते की तरफ जा रही थी। जब हम करीब पहुंचे तो हम दोनों एक पल के लिए जम गए। वो थी देवदत्त की मां। मैं हैरान रह गया। जिस औरत को मैंने हमेशा खामोश और शरीफ मां के रूप में देखा था, वो आधी रात गुप्त रास्ते की तरफ क्यों जा रही थी? मैंने अजीत को रोक दिया। अभी नहीं, पहले देखते हैं ये जा कहां रही हैं। हम चुपचाप उनका पीछा करते रहे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और तहखाने के लंबे नम गलियारे में घुस गई। हवा में सीलन की बू थी। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक लोहे का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां पुराने संदूक रखे हुए थे। उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से कुछ कागजात निकाले। मैं और अजीत सांस रोक कर देखते रहे। वो कागज गौर से पढ़े गए, फिर वापस संदूक में रख दिए गए। तभी पीछे से एक और परछाई उभरी। वो था देवदत्त। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, आप फिर यही कागज देख रही हैं? उनकी मां ने घबराकर जवाब दिया, हां बेटा, मुझे डर है अगर ये कागज किसी के हाथ लग गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने और अजीत ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब बात और भी गहरी हो चुकी थी। कौन से कागज और क्यों उनसे इतना डर? क्या इन्हीं कागजों की वजह से सुधांशु की मौत हुई? हम बिना आवाज किए वापस लौट आए। कमरे में पहुंचकर मैंने अजीत से कहा, अजीत, अब सब साफ है। इस हवेली में हो रही हर मौत का राज उन कागजों में छिपा है। हमें कल हर हाल में उन्हें देखना होगा। अजीत की आंखों में जोश चमक उठा। तो कल हम उन्हें हासिल करेंगे? मैंने संजीदगी से कहा, हां, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। अब ये खेल और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर कातिल को जरा भी अंदाजा हो गया तो अगला निशाना हम भी हो सकते हैं। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, वो कागज क्या थे? देवदत्त और उसकी मां आधी रात को चुपकर उन्हें क्यों देखते हैं और उनका कत्ल से क्या ताल्लुक है? हर धागा एक दूसरे से जुड़ता नजर आ रहा था, मगर असली गिरह अभी भी बंद थी। मुझे महसूस हो रहा था आने वाली रातें और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली हैं। सुबह होते ही मैंने अजीत को पूरी प्लान समझा दी। अब हमें किसी भी कीमत पर उन कागजों तक पहुंचना था। मुझे यकीन था राज की असली चाबी वहीं है। नाश्ते के वक्त मैंने सब पर नजर डाली। सब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उनकी बेचैनी बयां कर रहे थे। मृणालिनी की आंखों में थकान थी। देवदत्त की मां गैर मामूली खामोश थी और देवदत्त का चेहरा उदास और तनाव से भरा हुआ। नाश्ता खत्म होते ही मैंने अजीत से कहा, आज दिन में ही तहखाने जाना होगा। रात का इंतजार खतरनाक है। अगर वो लोग दोबारा वहां गए तो कागज कहीं और छिपा दिए जाएंगे। अजीत ने हल्की सी फिक्र के साथ कहा, लेकिन दिन में वहां जाना किसी की नजर में आ सकता है। मैं धीरे से मुस्कुराया। रिस्क लेना पड़ेगा अजीत, क्योंकि अब सच बिल्कुल हमारे करीब है। अजीत ने धीमी आवाज में कहा, दिन में तहखाने जाना मुश्किल होगा, लोग देख लेंगे। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अजीत, वही तो असली चैलेंज है। हमें वही वक्त चुनना होगा जब पूरी हवेली सबसे ज्यादा मसरूफ हो। दोपहर का वक्त था। घर के ज्यादातर लोग रसोई और घर के कामों में उलझे हुए थे। मैंने मौका देखकर अजीत को इशारा किया। हम दोनों दबे पांव खामोशी से तहखाने की तरफ बढ़ गए। नीचे उतरते ही वही पुरानी सीलन और नमी की बू महसूस हुई। हवा ठंडी थी। अंधेरा गलियारा जैसे सालों से रोशनी का इंतजार कर रहा हो। हर कदम की हल्की गूंज खुद एक डर पैदा कर रही थी। हम सीधा उस लोहा के दरवाजे तक पहुंचे जिसे पिछली रात देवदत्त की मां ने खोला था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और हम अंदर दाखिल हो गए।
कमरे में पुराने संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। धूल हवा में तैर रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, अजीत, वही संदूक है। अब हमें वो कागज ढूंढने होंगे। हमने एहतियात से ताले खोले और तलाशी शुरू की। कुछ देर तक सिर्फ पुरानी फाइल्स, कपड़े और बेकार सामान मिलता रहा। फिर आखिरकार मुझे एक मोटा लिफाफा मिला। उस पर पुराने दौर की सरकारी मोहर लगी हुई थी। मैंने लिफाफा खोला और कागज पढ़ते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं एक पल के लिए खामोश रह गया। अजीत बेचैन होकर बोला, क्या हुआ ब्योमकेश बख्शी? मैंने धीरे से कागज उसकी तरफ बढ़ाया। ये हवेली और आसपास की सारी जमीन के मिल्कियत के कागज थे और उनमें साफ लिखा था, ये पूरी जायदाद देवदत्त या उसकी मां की नहीं, सुधांशु के नाम पर थी। अजीत हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, समझे अजीत, सुधांशु असली वारिस था। अगर ये कागज बाहर आ जाते तो पूरी जायदाद देवदत्त और उसकी मां के हाथ से निकल जाती। अजीत ने सरगोशी की, तो यही कत्ल का असल सबब है। मैं संजीदगी से बोला, हां, अब तस्वीर साफ हो रही है। सुधांशु सच जान चुका था और जब उसने अपना हक मांगना चाहा, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इतने में बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। मैंने फौरन कागज लिफाफे में डाले और संदूक में वापस रख दिए। हम दोनों अंधेरे कोने में छुप गए। दरवाजा खुला। अंदर आया देवदत्त। उसने शक भरी नजरों से कमरे को देखा, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कोई यहां आ चुका है। उसने संदूक खोला, कागज निकाले और गौर से चेक किया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा है, सब कुछ महफूज है। उसकी आवाज में सुकून था, मगर चेहरे पर छुपा डर भी साफ नजर आ रहा था। कुछ लम्हों बाद वो वापस चला गया। हम दोनों ने तब तक सांस नहीं ली जब तक उसके कदम दूर नहीं हो गए। बाहर निकलते ही अजीत ने फुसफुसा कर कहा, अब तो सब क्लियर है ब्योमकेश बख्शी, देवदत्त और उसकी मां ही कातिल है। माल छुपाने के लिए सुधांशु को मार दिया गया। मैंने सर हिलाकर कहा, बाजी अभी इतनी आसान नहीं है अजीत। कत्ल उन्होंने करवाया होगा, लेकिन सीधा सबूत अभी भी हमारे पास नहीं। और माधव, वो सिर्फ एक मोहरा था। जहर उसने मिलाया, मगर किसी और के इशारे पर। अजीत ने पूछा, तो अब अगला कदम? मैंने धीरे से बोला, अब इंतजार। कातिल समझ रहा है कि उसका राज महफूज है, लेकिन जैसे ही उसे शक होगा कि कोई कागजों तक पहुंच गया है, वो दोबारा वार करेगा और वही हमारा मौका होगा। शाम तक हवेली का माहौल फिर तनाव से भर गया। इंस्पेक्टर घोषाल ने सबको मीटिंग हॉल में बुलाया। उन्होंने ऐलान किया, माधव को रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो पुलिस की नजर में रहेगा। ये सुनते ही देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसने संभलते हुए कहा, ठीक किया, लेकिन ख्याल रखिए कहीं वो भाग न जाए। मैं उसकी आंखों में गौर से देख रहा था। वहां एक ही चीज थी, खौफ। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब सीधा मुकाबला होगा। मैंने अजीत से कहा, कल मैं सबको एक कमरे में जमा करूंगा और खुले सवाल पूछूंगा। असली कातिल अपने ही अल्फाज में फंस जाएगा। अजीत मुस्कुराया, तो कल फैसले का दिन है? मैंने धीरे से बोला, हाँ, कल इस खेल की आखिरी परत उधर जाएगी और मौग्न मोयना हवेली का सुनहरी कक्ष आखिर सच बोल ही देगा। उस रात फिर हवेली पर अंधेरा उतर आया और मुझे महसूस हो रहा था, अगली सुबह किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैंने खिड़की से वही परछाई देखी, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं, मुस्कुराया। अब मैं जानता था ये परछाई जल्द ही बेनकाब होने वाली है। अगली सुबह हवेली का माहौल और भी भारी और भयानक लग रहा था। रात की बेचैनी सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी आंखों में शक और डर साफ नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। मैंने फैसला किया, आज सबको एक साथ बुलाकर सीधा सवाल पूछूंगा। इस खेल को और लंबा खींचना अब ठीक नहीं था। नाश्ते के बाद मैंने इंस्पेक्टर घोषाल से कहा, आज शाम सबको मीटिंग हॉल में बुलाइए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। घोषाल ने हैरानी से पूछा, आप सबके सामने ही सच उजागर करना चाहते हैं? मैंने सीरियस आवाज में कहा, हां,
जब तक सब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, असली चेहरा सामने नहीं आएगा। और ये भी जरूरी है कि जो कातिल है वो खुद अपने शब्दों से फंसे। दिन भर मैंने हवेली के आसपास माहौल देखा। नौकर चाकर अब भी डरे हुए थे। माधव रिहाई के बाद अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो हर पल किसी खतरे की तशवीश में है। दोपहर को मैंने मृणालिनी से मुलाकात की। वो बगीचे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, बाबूजी, क्या सच में अब ये मामला सुलझने वाला है? वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, अब ज्यादा देर नहीं, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। जो भी सामने आएगा शायद वो हैरत अंगीज हो। शाम से पहले मैंने अजीत को बुलाया और पूरी प्लानिंग समझाई। मुझे लगता है अजीत, आज हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। कातिल अपनी आखिरी कोशिश करेगा खुद को बचाने की। हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो ब्योमकेश, मैं पूरी तरह रेडी हूं। शाम को सब मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए। इंस्पेक्टर घोषाल भी वहां मौजूद थे। मैंने चारों तरफ नजर डाली। देवदत्त की मां शांत बैठी थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ थी। देवदत्त हाथ मर्दे जा रहा था। मृणालिनी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। माधव कोने में झुका हुआ बैठा था। मैंने गला साफ किया और कहा, आप सब जानते हैं, इस हवेली में जो हत्याएं हुई हैं उनका राज अब सामने आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है यहां मौजूद किसी ने ये सब किया है, और वजह ये हवेली और संपत्ति से जुड़े कागजों में छुपी है। देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मां ने अचानक सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा, ये कागज साफ बताते हैं असली मालिक सुधांशु था। यही वजह है उसकी हत्या की गई, ताकि ये राज कभी बाहर ना आ सके। लेकिन कातिल ने भूल गया, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। तभी माधव कांपते हुए बोला, मैंने जहर उन्हीं के कहने पर मिलाया था। ये सुनते ही सब दंग रह गए। इंस्पेक्टर घोषाल ने फौरन पूछा, किसके कहने पर? माधव ने डर से देवदत्त की तरफ इशारा किया। देवदत्त अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शांत आवाज में कहा, देवदत्त बाबू, आपके चेहरे की घबराहट ही सबूत है। कल रात मैंने आपको तहखाने में वो कागज देखते हुए खुद देखा था, और आपकी मां भी वहां मौजूद थी। आप दोनों इस संपत्ति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। देवदत्त की मां अचानक बोली, हां, हमने ये सब किया, लेकिन क्या हम गलत थे? ये हवेली हमारे पूर्वजों की है। हम कैसे देख सकते थे कि कोई बाहर से आके सब कुछ ले जाए? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में कठोरता भी थी। मैंने धीरे से कहा, मां जी, हवेली और जमीन की लालच में आपने अपने ही रिश्तेदार की जान ले ली। यही सबसे बड़ा जुर्म है। धन के पीछे दौड़कर आपने रिश्तों को कुचल दिया। जब हम सड़क पर पहुंचे तो सुधांशु ने हमेशा की तरह हमें कुछ नहीं दिया। यही रास्ता था जो हमें बचाने का मौका दे सकता था। इंस्पेक्टर घोषाल ने अपने सिपाहियों को तुरंत इशारा किया। देवदत्त और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों जोर जोर से विरोध कर रहे थे, लेकिन अब सच सामने आ चुका था। बैठक में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। मृणालिनी की आंखों से आंसू बह गए। धीरे से उन्होंने कहा, कम से कम अब मुझे शांति मिलेगी, सच सामने आ गया। पुलिस माधव को भी ले गई। वो भी इस जुर्म में मदद का दोषी था। जब सब बाहर चले गए, मैं चुपचाप बैठक में बैठा रहा। अजीत मेरे पास आया और बोला, तो आखिर गुत्थी सुलझ गई। बमकेश, सच कहूं तो मैं हैरान हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मां बेटा अपने ही रिश्तेदार का खून कर देंगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। धन और संपत्ति का मोह इंसान को अंधा कर देता है, और जब अंधापन बढ़ जाता है तो रिश्ते भी बलि चढ़ जाते हैं। उस रात हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। भारी सन्नाटा अब भी था, लेकिन उसमें छिपा हुआ डर गायब हो चुका था, जैसे हवेली खुद राहत की सांस ले रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही बागीचा, वही हवा, लेकिन अब परछाइयां डरावनी नहीं लग रही थीं, क्योंकि मोग मोईनाग भवन का राज आखिरकार उजागर हो चुका था। देवदत्त और उसकी मां की गिरफ्तारी ने हवेली को हिलाकर रख दिया था। इतने दिनों से जो डर और रहस्य चारों तरफ छाया हुआ था, वो अब खुल चुका था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। रहस्य सुलझ गया था, पर हवेली का सन्नाटा अब भी अजीब था।
जैसे उसकी दीवारें और कहानियां छुपाए बैठी हों। सुबह होते ही इंस्पेक्टर घोषल ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने कहा, बमकेश बाबू, हमने देवदत्त और उसकी मां से पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने मान लिया है कि सुधांशु को मारने की योजना उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन वो सीधे हत्या में शामिल नहीं हुए। उन्होंने माधव को उकसाया और धमका कर काम करवाया। मैंने शांत स्वर में बोला, यानी माधव बस एक मोहरा था, लेकिन जुर्म का बोझ वो भी उठाएगा। लालच और डर दोनों इंसान को जुर्म की तरफ ढकेल देते हैं। घोषल ने कहा, अब मामला लगभग साफ है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। देवदत्त और उसकी मां ने इतने लंबे समय तक इन कागजों को क्यों छुपाए रखा? अगर पहले ही नष्ट कर देते तो सुधांशु तक बात नहीं पहुंचती। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लालच उन्हें पूरी तरह अंधा कर देता था। वो कागज नहीं नष्ट कर सकते थे, क्योंकि वही सबूत था जिससे वो अंदर ही अंदर खुद को मालिक साबित करना चाहते थे। उनका सोच था, अगर कागज उनके पास सुरक्षित रहे तो कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन वही कागज उनके जुर्म का सबूत बन गए। अजीब, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक बोला, बमकेश, मुझे अब भी हैरानी है, देवदत्त और उसकी मां इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? आखिर सुधांशु भी तो उनका ही खून था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अजीत, इंसान जब लालच और भय के जाल में फंस जाता है तो रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। उनके लिए हवेली और संपत्ति ही सब कुछ थी। सुधांशु बस एक बाधा था जिसे उन्होंने हटाना जरूरी समझा। उस दिन दोपहर को मैं हवेली का चक्कर लगा रहा था। जगह जगह पुराना सामान पड़ा था, दीवारों पर नमी की लकीरें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली अब भी बीते हुए वक्त की चीखें समेटे बैठी हो। बागीचे में चलते हुए मैंने मृणालिनी को देखा। वो पेड़ के नीचे खड़ी थीं और कहीं दूर देख रही थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मैंने उनके पास जाके कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन क्या सच में डर खत्म हो गया है? जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो इंसान किस पर भरोसा करे? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रही हैं। धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो सबसे नजदीकी रिश्तों से भी मिलता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कम से कम अब सुधांशु की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चुप रहा। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन उनमें सच्चाई भी। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में बैठा था, अजीत मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है ये मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम अब भी किसी गहरी सोच में हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अजीत, मामला खत्म हो गया है, लेकिन ये हवेली मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इंसान कितनी गहराई तक गिर सकता है। कभी कभी बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन अपनों के बीच हो तो लड़ाई कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाती है। अजीत ने कहा, और इस बार की लड़ाई तुमने फिर जीत ली। सच कहूं, जब मैंने पहली बार तहखाने का नाम सुना तो मुझे लगा था यहां सच में कोई भूत प्रेत छुपा है, लेकिन तुमने शुरुआत से ही कहा था ये इंसानी करतूत है, और वही सच निकला। मैंने कहा, भूत प्रेत का नाम हमेशा अपराधियों का सहारा रहा है। लोग अंधविश्वास और डर दिखाकर अपने गुनाह छुपाते हैं, लेकिन असल सच हमेशा इंसानी लालच और ईर्ष्या में छुपा होता है। अगला दिन पुलिस ने देवदत्त, उसकी मां और माधव को अदालत में पेश किया। मालूम हुआ मुकदमा चलने में वक्त लगेगा, लेकिन सच सबके सामने था। हवेली का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। नौकर चाकर अब थोड़ा निश्चिंत होकर काम करने लगे। मैंने सोचा अब हमें भी वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। लौटने से पहले मैंने आखिरी बार सुनहरी कक्ष में जाकर चारों तरफ देखा। वही चमकते हुए झूमर, वही दीवारों पर सोना की परत, वही भारी खामोशी। लेकिन आज उस कमरे का डर गायब था। अब वो बस एक कमरा था जिसमें इंसानी पाप की परछाइयां रह गई थीं। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए मन ही मन कहा, मोग्न मोइनेग, तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा। तुम्हारी चमक ने बहुतों को अंधा किया, लेकिन आखिरकार सच ने जीत हासिल की। वापस कमरे में आकर मैंने सामान बांधा। अजीत हंसा और बोला, तो अब चलें, या तुम्हारा मन अब भी इस हवेली में अटका है?
मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं अजीत, अब चलने का वक्त आ गया है। हर राज का एक अंत होता है और ये राज अब पूरी तरह सुलझ चुका है। रात के अंधेरे में जब हम हवेली से बाहर निकले, हवा हल्की और ठंडी थी। दूर से झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली की ऊंची दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन अब उनमें डर की छाया नहीं थी। अजीत ने मुझसे कहा, ब्योमकेश, ये मामला वाकई अलग था। इसमें डर, राज और इंसानी कमजोरी सब कुछ था। मुझे लगता है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने कहा, हाँ अजीत, ये मामला हमेशा याद दिलाएगा कि सबसे भव्य दीवारों के पीछे भी कितनी गहरी सड़न छुपी होती है। और इसी सोच के साथ हमने मोग्न मायनिक भवन को पीछे छोड़ दिया। हवेली की यादें मेरे दिल में गहराई तक बस गई थीं। जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे, अजीत बार बार पीछे मुड़कर हवेली की ऊंची दीवारों को देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ अजीत, बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? वो धीरे से बोला, पता नहीं ब्योमकेश, मुझे लगता है जैसे ये हवेली अब भी हमें देख रही है, जैसे इसकी आंखें हैं जो हमें चुपचाप विदाई दे रही हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हवेलियां भी इंसान की तरह होती हैं। उनमें रहने वालों की कहानियां उनके पत्थरों में बस जाती हैं। जब तक ये दीवारें खड़ी रहेंगी, तब तक उन कहानियों की गूंज सुनाई देती रहेगी। गाड़ी की सीटी बजी और हम ट्रेन में सवार हो गए। सीट पर बैठते ही अजीत ने गहरी सांस ली और कहा, अब चैन की नींद आएगी। पिछली कई रातों से जैसे नींद ही गायब थी। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें तो वैसे भी डर जल्दी लगता है। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये इंसानों की करतूत है। अजीत हंसा और बोला, हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, हवेली का माहौल ऐसा था कि कोई भी डर जाए। वो अजीब सा सन्नाटा, तहखाने की गंध और लोगों के चेहरे पर छाया डर, सब मिलकर भूत की कहानी जैसा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हमारी आंखों के सामने हवेली की ऊंची दीवारें पीछे छूट रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हमारे पीछे खेत, गांव और नदियां धीरे धीरे छूट रहे थे। मैं चुपचाप बाहर देख रहा था। हर बार किसी मामले को सुलझाने के बाद मेरे दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है। जो अपराध सुलझ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कड़वी सच्चाई होती है, वो दिल पे एक बोझ की तरह बैठ जाती है। अजीत ने मेरी चुप्पे को देखकर पूछा, ब्योमकेश, क्या सोच रहे हो? मैंने धीरे से कहा, सोच रहा हूं, इंसान कितना अजीब प्राणी है। मोगन मोइनिक जैसी हवेली में, जहां हर तरफ सोना, चांदी और वैभव बिखरा है, वहां के लोग ही सबसे गरीब निकले। गरीब अपने दिल और सोच में रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाए। उनके लिए सिर्फ जमीन और संपत्ति ही सब कुछ थी। अजीत ने कहा, और वही मोह उन्हें अपराधी बना गया। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही सच है। कोई भी दीवार कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो वो हवेली सिर्फ पत्थरों का ढेर बनकर रह जाती है। कई घंटे की यात्रा के बाद हम अपने शहर लौट आए। घर पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उस हवेली की तस्वीर घूम रही थी। सुनहरी झूमर, अंधेरे गलियारे, डर से कांपते चेहरे और आखिर में सच का विस्फोट। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि अदालत में मुकदमा तेजी से चल रहा है। देवदत्त और उसकी मां ने अपराध कबूल कर लिया है। उन्हें कठोर सजा मिलेगी। माधव को भी सजा मिलेगी, लेकिन उसकी भूमिका कम होने के कारण शायद हल्की सजा ही मिले। ये सब सुनकर मुझे संतोष हुआ, लेकिन साथ ही दिल भारी भी हो गया। जब अपने ही खून के रिश्ते इस तरह टूट जाते हैं, तो इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। एक शाम मैं और अजीत अपने बरामदे में बैठे थे। धूप ढल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अजीत ने अचानक कहा, ब्योमकेश, तुम्हें नहीं लगता कि हम इंसानी आत्माओं को पढ़ने लगे हैं? हर मामले में हम यही देखते हैं कि बाहर चाहे कितना भी दिखावा हो, अंदर इंसान कितना टूटा या लालची है। मैंने कहा, हाँ अजीत, यही तो असली जांच है। अपराध की जड़ हमेशा इंसान की कमजोरी में छुपी होती है। लालच, ईर्ष्या, बदला, डर, इन्हीं से अपराध जन्म लेता है, और जब तक इंसान है, ये भावनाएं भी रहेंगी। अजीत मुस्कुराया, तो इसका मतलब हमें आराम मिलने वाला नहीं।
हर राज हमें ढूंढता ही रहेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही हमारी नियति है, और सच कहूं मुझे इसमें सुकून भी मिलता है, क्योंकि जब तक हम सच की तलाश करते रहेंगे अंधेरा कभी जीत नहीं पाएगा। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने बार बार सुधांशु का चेहरा आता रहा, एक ऐसा चेहरा जो लालच का शिकार बन गया। फिर मृणालिनी की उदासी याद आई, जो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पीड़ित थी। और फिर देवदत्त और उसकी मां के चेहरे, जो हवेली को बचाने की जिद में अपने ही रिश्तेदार के कातिल बन गए। मैंने सोचा, इंसान चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंचे, अगर वो अपने अंदर इंसानियत को नहीं बचा पाया तो उसकी जीत व्यर्थ है। हवेली की भव्यता ने उन्हें अंधा कर दिया, लेकिन आखिर में सच ने उनकी परतें खोल दीं। सुबह होते ही मैंने अपने मन को शांत करने के लिए अखबार खोला। बड़ी हेडलाइन थी, मोगन मोइनेक भवन का राज सुलझा, हत्यारे गिरफ्तार। नीचे मेरी और अजीत की तस्वीर भी छपी थी। अजीत हंसकर बोला, अब तो तुम अखबार के हीरो बन गए हो ब्योमकेश। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यही है जिसने मोगन मोइनेक का भेद खोला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अजीत, मुझे नाम और शोहरत की परवाह नहीं। मेरे लिए असली जीत ये है कि सच सामने आया, अपराधी सजा पाएंगे और निर्दोषों को शांति मिलेगी। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। बरामदे में बैठे मैंने चाय का प्याला उठाया और आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे से सूरज की किरणें झांक रही थीं। मुझे लगा जैसे ये प्रकृति खुद गह रही हो। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी आखिर में जीत जाती है। और उस पल मैंने महसूस किया कि मोगन मोइनेक का राज अब पूरी तरह मेरे पीछे छूट चुका है, लेकिन उसकी सीख मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। इंसान को सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के लालच और अंधेरे से लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।